सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज एक विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। राजनीतिक विषय है। यह है कि जो हमारे राहुल गांधी जी हैं, वे भारत जोड़ो यात्रा पर निकल चुके हैं और उन्होंने कुछ दिन भी गुजार दिए हैं। अब उनकी यात्रा जो है महाराष्ट्र पहुंच गई है, केरल से होते हुए। अब यहाँ पर पहुंच करके वे सावरकर के विषय में बयान देते हैं और कहते हैं कि ये जो है ये ब्रिटिश के एजेंट थे और ये उतने वीर नहीं थे जो उनको वीर कहा जाता है, और ये कायर थे और ये एजेंट थे अंग्रेज़ों के, क्योंकि इन्होंने माफ़ीनामा मांग लिया था और वो माफ़ीनामे वाले कागज़ को दिखला रहे थे। ये पहली बार नहीं है कि कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने अटैक किया है। इसके पीछे का जो इरादा है उसको समझने की जरूरत है। जो सावरकर थे, उनके वे लोग दोनों भाई जो थे उनको काले पानी की सजा हुई थी और वो 9 साल 10 महीने अंडमान निकोबार की जेल में बंद रहे और 9 साल 10 महीना की उनको रिगरस इम्प्रिजनमेंट था। तो उनको बेड़ियों में जकड़ करके रखा था और काफ़ी मतलब जितने कष्ट दिए जा सकते एक मनुष्य को ना देने की उनको कोशिश थी। उनको उनके दिमाग को तोड़ने की कोशिश थी, डराने की कोशिश थी। न सिर्फ उनको बल्कि जो उनके जैसे बनने की इच्छा रखते थे उन सभी को, ताकि कोई सावरकर बनने की कोशिश ना करे। यह किसी भी सरकार की नीति होती है जो अपने विरोधियों को दबा देना चाहती है। तो अंग्रेजों की भी नीति थी। तो उन्होंने सावरकर को ऐसी स्थिति में कर दिया था। तो वैसी स्थिति में से निकलने के लिए वहाँ पर एक, जैसे हम लोग जब कहीं पर जाते हैं जेल में, हम लोग बंद हो जाते हैं, हम लोग सज़ा होती है, तो एक जमानत वाली बात होती है। तो जमानत हम लोग के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसका एक परफॉर्मा होता है, एक सिस्टम होता है सरकार के द्वारा बनाया गया। तो उसके तो ऐसे ही शब्दावलियों का आप प्रयोग करेंगे तो ही आपको छोड़ा जाता है, चाहे वह आपका ये माफ़ीनामा हो, पार्डनिंग का हो या क्लेमेंसी हो। दोनों ही स्थितियों में दया याचिका हो या माफ़ीनामा का आप लगाते हैं, जमानत के लगाते हैं, तो सरकार का एक परफॉर्मा होता है, उसके तहत ही आपको करना पड़ता है। तो उन्होंने, सावरकर जी ने लिखा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन लिखने के पीछे इरादा क्या था उसको राहुल गांधी समझ नहीं सकते, या समझते हुए भी ना समझ बनते हैं। हम इन दोनों चीज़ों पर बात करेंगे। क्यों लिखा था भाई? इस तरह का माफ़ीनामा तो राम प्रसाद बिस्मिल ने भी लिखा था। उन्होंने भी कहा था कि भाई हम जो है आपका ओबीडियंट सर्वेंट रहेंगे। इस तरह का माफ़ीनामा गांधी जी ने भी लिखा था। जब क्विट इंडिया मूवमेंट में वो थे उस वक्त भी लिखा था उन्होंने।
खिलाफत आंदोलन जब हुआ था, जो कि यहाँ का आंदोलन भी नहीं था, वहाँ पर गांधी जी ने उसको उठा लिया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और उसमें भी गांधी जी ने क्षमा मांगी थी। क्षमा याचना तो नेहरू जी ने भी मांगी थी। नाभा जेल में बंद थे, उनकी तो कुछ ही दिनों में 4-5-10 दिन शायद रहे थे, 4-5-7 दिन के आसपास रहे थे। एग्जैक्ट डेट मुझे टाइम पता नहीं है कितना, लेकिन 2 साल की उनको सजा थी, उसमें कुछ ही दिन में रहे थे, सप्ताह भर के आसपास ही रहे होंगे अधिक से अधिक। और उतने में उतना डिस्टर्ब हो गए थे वो, अपना उसमें बायोग्राफी में लिखते हैं कि मच्छर इतने काट रहे थे, मैं परेशान था। तो वो मच्छर काटने से परेशान हो गए थे, जबकि उनको कुछ ऐसा बहुत कुछ कराया नहीं जा रहा था। वो वीडियो में जकड़ करके उनको जब काम कराया जाता ना, तब समझ में आ जाता। तो वो तो 2 घंटे 3 घंटे में भी परेशान हो जाते। तो खैर उन्होंने भी जो है सारा वो किया था कि अब मैं कभी दोबारा नाभा नहीं आऊँगा, सब भर दिए थे, मुझे क्षमा कर दिया जाए। और उनके पिता जो मोतीलाल नेहरू थे, उन्होंने अंग्रेजों से पैरवी लगाई थी, तो अंग्रेजों के तो वास्तविक एजेंट तो वे थे। तो क्या गांधी जी को भी, राम प्रसाद बिस्मिल जी को भी और नेहरू को भी एजेंट इसी आधार पर नहीं कहा जा सकता है, माफीनामे के आधार पर? वो तो माफीनामा वो सारे लोग भरते थे, उसमें जो जितने होते थे, जो भी निकलना चाहते थे। यह जो उस समय की परिस्थिति ऐसी थी कि भाई सरकार उनकी है, तो उसके हिसाब से आपको लिखना पड़ता है, परिस्थिति के हिसाब से। क्योंकि आप जेल में बंद हैं, भाई जेल के बाहर आएंगे तो ही तो आप कुछ गतिविधि कर पाएंगे, या तो फिर जेल में बंद रहिए, सजा भुगतिए। तो सजा भुगत करके वीर कहलाने की बात नहीं है कि सजा भुगतते रहे वीर का। बुद्धिमान भी तो बनना है वीर के अलावा, कि खाली वीर ही बनना है? तो अगर बुद्धिमान भी बनना है वीर के अलावा, तो ऐसा है कि आपको बाहर निकलना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार हमने माफी मांग ली, कह दिया कि ठीक है हमने गलती कर दी, और जाकर फिर वही काम कर रहे हैं, तो हम बुद्धिमान हुए ना, कि वहां से छोड़ने के लिए मौके पर हमने कह दिया, ठीक है, मौके से बचने के लिए कह देना चाहिए। बुद्धिमान का यही काम है। जब हम फंसे हुए हैं और हमें 2 शब्द से हमें छुटकारा मिल जाए, तो अच्छा है कि वो कह करके निकल गया और फिर जाकर के वही काम कर रहे हैं। अगर उस काम को वे छोड़ दिए होते और उनसे मिल गए होते और उनकी बात करते रहते, तब इस बात को कहा जा सकता था। लेकिन काम तो उन्होंने छोड़ा नहीं, काम तो वही करते रहे। तो इसीलिए उनको कायर नहीं कहा जाएगा, उनको बुद्धिमान कहा जाएगा, कि उन्होंने बुद्धिमानी से किया, आंदोलन को चलाते रहे, बाहर आकर के आंदोलन को चलाते रहे, 2 शब्द बोल करके निकल गए, उससे वे जो है कायर नहीं हो गए। वो तो सभी ने, जितने भी थे, जो भी निकलना चाहते थे, हर कोई इसी तरह भर के निकलता था, बिना उसके आप नहीं निकल सकते थे। या तो फिर आप जेल से भाग जाने की कोशिश करते, अन्यथा आप नहीं निकलते, या फिर वहां सजा ही भुगतते। सजा भुगत सकते थे, भुगते भी हुए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने किया तो उनको छोड़ दिया गया, छोड़ा नहीं गया था। लेकिन उनके इस तरह से लिख देने से और उनके इस प्रक्रिया को शुरू कर देने से जो है बहुतों को फायदा हुआ और बहुत सारे निकले। गांधी जी ने भी इस चीज को स्वीकार किया कि सावरकर के इस कदम से बहुत लोगों को फायदा हुआ और बहुत क्रांतिकारी इस तरह से भर भर कर निकले, क्योंकि सावरकर ने ये एक काट निकाला। भाई सावरकर जो थे वो शिवाजी से प्रेरणा ले रहे थे, और शिवाजी को रामदास जी ने सिखलाया था कि कोई वीरता जो है ना, वो मूर्खता में गिनी जाती है। बुद्धिमत्ता पूर्ण जो वीरता होती है, उसी का महत्व होता है, वही दूरगामी परिणाम देता है। तो सावरकर जी जो आंदोलन के लीडर थे, तो वे अपने सभी को समझाते थे इस बात को, अरे 2 भर करके निकल लो और जाके अपना काम करो। कि तो उस समय की यही जरूरत थी और यही बुद्धिमानी भी थी। राहुल गांधी जी को समझ में नहीं आएगा ये सब, क्योंकि उतनी समझ नहीं होती है इनमें। उतनी समझ होती तो इस तरह की बात छेड़ते भी नहीं, और पहले अपने परिवार का भी इतिहास देख लेते और अपने हुए जिनको आदर्श मानते हैं उनका भी इतिहास देख लेते। तो ऐसा उन्होंने इतिहास नहीं देखा। भाई भगत सिंह भी और गांधी भी, पटेल भी, नेहरू भी, सभी जाकर के
सावरकर से मिलते थे और मिल करके उनसे राय भी लेते थे, उनकी प्रशंसा भी करते थे, उनको वीर मानते थे। क्यों मानते थे? उनको बुद्धिमान भी मानते थे, क्योंकि वे जानते थे कि इससे फायदा है, यही बुद्धिमत्ता है। इंदिरा गांधी जी ने भी, जो कि इन्हीं के परिवार के थे, उन्होंने भी तारीफ की सावरकर जी की, कहा कि भाई ये वीर थे। लेकिन इस सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आखिर ये छेड़ क्यों रहे बात? वो इतिहास की बात है, उसको तो खैर उसका जो था वो था, बात जाने दीजिए, उसकी बात नहीं है। अब उसका क्या रेलिवेंस है, यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अब ये क्यों छेड़ रहे हैं इस बात को? आखिर इसके पीछे इनका उद्देश्य क्या है? भारत जोड़ो पर निकले हैं कि भारत तोड़ो पर निकले हैं? तो अब भारत जोड़ो का जो वो आसाम के मुख्यमंत्री हैं, क्या नाम है, हेमंता, उन्होंने तो कह दिया है कि भाई भारत तो टूटा था 1947 में, तो 47 में टूटा था, तो जोड़ने की बात है तो अब जाकर के जोड़ते, पाकिस्तान को जोड़ते, बांग्लादेश को जोड़ते। हाँ, उसके पहले जो है बर्मा को अलग किया गया था, बर्मा को जोड़ते। श्रीलंका भी अलग हुआ है, पहले श्रीलंका में जाकर जोड़ते, भारत को जोड़ा जाए। अफगानिस्तान भी एक समय जो था भारत का हिस्सा था, तो उसको भी जोड़ते कि चला जाए, भारत में जुटा जाए, तो अखंड भारत बनता। वह सब तो कर नहीं रहे हैं, यहाँ पर ये कर रहे हैं। तो अब जब इनकी जो यात्रा है वह कोई प्रभाव नहीं डाल रही थी और कांग्रेस के समर्थन में कुछ ऐसी कोई बात नहीं हो रही थी, तो इनको लगा कि कुछ ऐसा मुद्दा छेड़ना चाहिए जो कि कुछ चर्चा का विषय बने। तो चर्चा का विषय ऐसा बनना चाहिए कि कांग्रेस के समर्थन में कोई बात आती, लेकिन ये तो और विरोध में बात आ गई और उनकी उल्टी पुल्टी जितनी पोल थी सब खुल गई। वो ये नहीं वो सोच नहीं पा रहे कि भाई इसके परिणाम क्या है। बुद्धिमान वह होता है जो अपने शत्रुओं के चाल को समझ करके फिर कुछ करता है। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि इससे शत्रु क्या करेंगे। जो मान लीजिए आप भाजपा को शत्रु मान रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को, तो भारतीय जनता पार्टी फिर आपके ऊपर कौन सा प्रत्याक्रमण करेगी, यह भी तो आपको सोचना चाहिए था। आपको अपना इतिहास भी तो देखना चाहिए था कि भाई हमारे दादा दादी ने क्या कहा है, हमारे गांधी जी ने क्या कहा है और अन्य लोगों ने क्या कहा है और उनकी क्या प्रतिक्रिया है और उनका क्या इतिहास रहा है। वे भी क्या कभी बंद रहे हैं? तो जिनको नहीं पता था कि नेहरू नाभा जेल में बंद थे, ऐसे से माफी मांगे थे, उनको भी अब पता चल रहा है इनके कारण। जिनको नहीं भी पता था कि गांधी जी ने क्या किया था, उनको भी पता चल रहा है। तो बहुत सारे लोग जिनको नहीं पता था, इन्हीं के कारण पता भी चल रहा है। तो ये तो अपने हिसाब से जो है अपने जो है खुद ही गिलानी करवा रहे हैं। लेकिन चलिए, सच्चाई आनी चाहिए सबके सामने में। भाई वीर सावरकर की जो आधी अधूरी ही सच्चाई सही इन्होंने निकाला राहुल जी ने वो जो माफीनामे का, वो तो सही है, वो माफीनामा किए थे, लेकिन उसके पीछे जो इरादा था उसको ये नहीं समझ पाए। तो खैर, उस इरादे को समझाना सही लोगों का कर्तव्य है। और इनके जो पुरखे थे उनका क्या इतिहास है, इसी कारण निकल के भी आ रहा है। क्योंकि जब भी ये इतिहास को छेड़ेंगे तो इनके पुरखों का भी इतिहास निकलेगा कि कैसे वे मुस्लिम थे, मुस्लिम से कैसे नेहरू हो गए। नेहरू नाम का कोई ब्राह्मण होता ही नहीं है, ब्राह्मण में कोई नेहरू टाइटल होता ही नहीं है। तो इनका हर चीज धीरे धीरे पोल खुल जाएगा कि ये मोतीलाल नेहरू थे, उनके पिता कौन थे, ये सब कैसे ये मुस्लिम से जो है इसमें आ गए। एक ऐसे टाइटल उन्होंने ले ली जिस नाम का कोई टाइटल ही नहीं है, नहर के किनारे रहने के कारण नेहरू हो गए। अब इसके बाद सवाल यह उठता है ज़्यादा कि आखिर ऐसा ये कर क्यों रहे हैं, इरादा क्या है। तो एक साफ इरादा जो स्पष्ट पहला दिखता है वो तो ये दिखता है कि ये फ्रस्ट्रेटेड हैं, ये सोचते हैं कि जनता इनको समर्थन करे और इनको सत्ता मिले। तो मुख्य नेता तो जो करता है अपने सत्ता के लिए करता है, तो वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता समाप्त हो जाए और हमारी सत्ता आ जाए वहाँ पर। एक उद्देश्य तो इनका यह है, लेकिन यही इनका एकमात्र उद्देश्य नहीं है। अगर जो कोई यह समझता है तो वह भी भूल में है, क्योंकि इनका उद्देश्य सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को हटा देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जगह पर कोई और सत्ता में आ जाए, कोई और पार्टी आ जाए, तो क्या ये
सावरकर की बात करेंगे? जैसे अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाए तो क्या ये सावरकर की बात करते? नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी है तो ही सावरकर की बात क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे उद्देश्य है। कम्युनिस्टों की सरकार अगर बन जाए तो क्या ये सावरकर की बात करते? हटाने के लिए नहीं करते। इनका उद्देश्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी या कोई भी सरकार जो हिंदुत्व के बल पर आए, यानी इनका विरोध वास्तव में हिंदुत्व से है, इनका वास्तविक विरोध जो है हिंदुओं से है। हिंदुओं के नाश के लिए ये सारा प्रयास करते रहते हैं, सारा मकड़जाल बुनते रहते हैं। इसीलिए हिंदुओं को सजग होना चाहिए। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का भी सवाल नहीं है, यहाँ सिर्फ हिंदुओं का सवाल है। ये हिंदुओं के नाश का उपाय करते हैं और हिंदुओं के जो भी प्रतीक चिन्ह हैं, जो भी आदर्श हैं, उनको ये ग्लानि करना चाहते हैं, उनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनको हीन दिखलाना चाहते हैं। इसीलिए इस तरह की बात ये कर रहे हैं। इन्होंने ही भगवान राम के विषय में कहा था कि मैं राम को नहीं मानता, राम तो एक काल्पनिक व्यक्ति है। फिर बाद में जो है ये कहीं शिव के भक्त कहलाने लगे अपने को, कहीं राम का भी गुणगान करने लगे। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये लाचारी में कर रहे हैं कि अरे मैंने तो, बाद में किसी ने कहा होगा कि तुमने तो राम की आलोचना कर दी, अब तुम वोट कैसे लोगे हिंदुओं से भाई? तो ये फिर जो है मंदिर में जाना शुरू कर दिए। तो ये सब ढोंगी पाखंडी लोग हैं जो वोट के खातिर चोला बदलते रहते हैं। कभी भगवा गमछा पहन लेंगे, कभी जो है टोपी पहन लेंगे मुसलमानों वाली, तो कभी ईसाइयों वाले करेंगे। है मूलतः ईसाई है। तो जब ईसाई हो तो स्वीकार करो ना कि ईसाई हो, सीधी सी बात है। और ये हिंदुओं के खिलाफ में है। इसलिए सावरकर चूंकि हिंदुत्ववादी थे, जो कहते थे कि भारत जो है वो, जो भी भारत में जन्मते हैं और भारत में जन्मने के कारण और भारत को पुण्य भूमि मानने के कारण, भारत को कर्म भूमि मानने के कारण गर्व करते हैं, वे सब हिंदू हैं, उनके संस्कार हिंदू हैं। लेकिन राहुल गांधी और इनके परिवार का था नहीं, ये तो इटली के हैं और ये तो ईसाई है। इनकी बहन ने ईसाई से शादी की है, रॉबर्ट वाड्रा ईसाई है। तो ये लोग सब ईसाई हैं और ईसाई के ही मिशन पर चल रहे हैं। हिंदुओं का कन्वर्जन जो है, मास कन्वर्जन का इनका जो है एजेंडा है, उसके लिए सारा ये प्रयास करते हैं। विदेशों से पैसा मंगा करके हिंदुओं का धर्मांतरण कराने की कोशिश करना, ये इनका मुख्य एजेंडा है। ऐसा इसलिए सोचते हैं कि हम लोग ईसाई हैं, अधिक से अधिक जितने ईसाई होंगे वे हमारे वोटर होंगे। ईसाइयों का वोट बैंक इनका वोट बैंक है। ईसाई सब सारे कांग्रेस को वोट देते हैं। तो ये सोचते हैं कि अधिक से अधिक ईसाई बनाओ, इसका मतलब अधिक से अधिक वोट बनाओ। इनका सीधा फार्मूला है। तो अधिक से अधिक लोगों को ईसाई बनाने के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। हिंदुओं के कट्टर शत्रु हैं ये। हिंदुओं को समझ जाना चाहिए कि इनका वास्तविक एजेंडा क्या है। सावरकर कुछ नहीं, सावरकर तो एक बहाना है। वास्तविक एजेंडा है हिंदुओं का धर्मांतरण करना और उसके लिए ये सारा कोशिश करते हैं। हिंदुओं को अपमानित करना, हिंदुओं के खिलाफ बिल लाना, हिंदुओं के मंदिरों का जो चढ़ावा है उसको जो है ईसाई मिशनरियों को दे देना, मुसलमानों को दे देना। ये कभी भी ईसाई मिशनरियों के खिलाफ में बोलते हैं, कभी भी जिहादियों के खिलाफ में बोलते हैं, कभी भी उनके प्रतीकों पर या उनके पैगंबरों पर कभी बोलते हैं? कुछ नहीं बोलते हैं। इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे स्पष्ट होता है कि यह व्यक्ति जो है ये हिंदू विरोधी है। तभी वो हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ में भी बोलते रहता है, हिंदुओं के जो आदर्श हैं उनके खिलाफ में बोलते रहता है। तो यह व्यक्ति हिंदुओं का कट्टर दुश्मन है
अस्पष्ट है। और यह जो है बेरोजगारी और गरीबी और इसका रोना रोता है, इसकी जहाँ सरकारें हैं वहाँ पर बेरोजगारी और भ्रष्टाचार क्यों नहीं दूर कर देते हैं? एक बार दूर करके दिखाएं, एक मॉडल बनाएं। उसमें भी तो सफल नहीं है, वहाँ भी तो वादा पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो अब ये वोट के खातिर इतना गिर सकते हैं कि जो राजीव गांधी जी थे, जो भारत के प्रधानमंत्री रहे, पूर्व प्रधानमंत्री, उनके जो हत्यारे हैं उनको ये माफ़ी दे दिए, इनका ये और इनका परिवार, कहा कि इनको हम माफ़ करते हैं। भैया आप माफ़ी देने वाले होते कौन हैं? अपराध जो है राजीव गांधी के खिलाफ किया गया तो आप माफ़ी देने वाले कौन होते हैं? कोई व्यक्ति अगर किसी का कत्ल कर देता है तो उसका परिवार वाला उसको माफ़ी देने का हकदार नहीं है। ये कहीं भी कानून नहीं है, ऐसा लॉ नहीं है कि परिवार चाहे तो उसको माफ़ कर दे, ऐसा तो कोई लॉ नहीं है। और राजीव गांधी जी थे जो भारत के प्रधानमंत्री थे, तो प्रधानमंत्री होने के कारण जो उसका कातिल है उसको सजा देना ये भारत के संविधान में है। एक व्यक्ति होने के कारण और एक प्रधानमंत्री होने के कारण, दोनों ही कारणों से उसके कातिल को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाना चाहिए। अन्यथा संदेश क्या जाएगा कि भारत का कोई भी व्यक्ति किसी भी बड़े पद पर है, संवैधानिक पद पर है, उसको कोई भी मार करके आराम से बच सकता है और ब्लैकमेल करके उससे जो है माफ़ी भी मंगवाई जा सकती है, माफ़ी करवाई जा सकती है। तो इस तरह की बातें ये लोग कर रहे हैं। ये क्यों उसको माफ़ कर रहे हैं? ऐसा नहीं कि ये बहुत दयालु हैं, इसलिए नहीं, ऐसा इसलिए क्योंकि वोट बैंक बन जाएगा, इनकी बेहतर छवि बन जाएगी और जिन्होंने कत्ल किया है उनके समर्थन में बहुत सारे लोग हैं तमिलनाडु में जो इनको वोट दे सकते हैं। तो ऐसे तमिलियन का वोट लेने के लिए, क्योंकि जो लिट्टे वाले थे वो लिट्टे की ही वो एक कार्यकर्त्री थी जिन्होंने कि राजीव गांधी की हत्या की थी। तो अब तमिल के लोग उसको सही मान रहे हैं, तो ये सोच रहे हैं उनका वोट लिया जाए। भाई जो सही मान रहे हैं वे भी सही नहीं बता सकते किस आधार पर सही मान रहे हैं। तो ये अमानवीय भी है। इन्होंने माफ़ी दे दिया, प्रियंका गांधी खुलेआम बोल दी कि हम लोग माफ़ करते हैं। तो इस तरह की बातें सही नहीं है। तो इनका जो है ये बस एक ये लालची सिद्ध होते हैं और कुछ सिद्ध नहीं होते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको छोड़ दिया है। केंद्र सरकार ने फिर पिटीशन दाखिल किया है कि केस को सुना नहीं गया ठीक से, ऐसे कातिलों को कैसे छोड़ा जा सकता है जो प्रधानमंत्री का हत्यारा हो। तो राहुल गांधी जी सत्ता के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं और बेचारे इतने मजबूर हो जाते हैं कि मंदिर जाने को तैयार हो जाते हैं। भीतर से तो जाना नहीं चाहते होंगे, लेकिन वोट के लिए, लोगों को ठगने के लिए, हिंदुओं को धोखा देने के लिए नाम भी वैसे ही रख लिया है। राहुल विंची इनका नाम कहीं था, इंग्लैंड से जो आया था इंग्लैंड में, तो वहाँ पर ये पढ़े हैं, तो वहाँ पर जो इनका नाम है और राहुल विंची नाम है, तो नाम भी यहाँ बदल लेते हैं ये। तो ये अपनी पहचान सब बदल लेते हैं, ये सत्ता के लिए कुछ भी करने को तैयार है। हाँ, लेकिन यह जो है अपना धर्म नहीं बदलता। यह जो धर्म है ईसाई वाला, उसको छोड़ दें, उसको छोड़ करके ये दिखाएं, घोषणा करें कि मैं ईसाई नहीं हूं, उसको दिखलाएं, लिखित दें और उन मिशनरियों के खिलाफ में बोलें और करें, करके दिखाएं, तब तो माना जाएगा। लेकिन नहीं, ये हिंदुओं के खिलाफ में है, ये हिंदुओं को सावधान रहने की जरूरत है। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।